नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आप पीछे विजुअल में देख रहे होंगे, यह है संतोष मांझी। हाँ, जीतन राम मांझी के सुपुत्र संतोष मांझी, सूबे बिहार के मंत्री संतोष मांझी। लेकिन आप सोच रहे होंगे, संतोष मांझी झारखंड में क्या कर रहे हैं? भाई, संतोष मांझी एनडीए का तो हिस्सा है। इस नाते झारखंड से आना, झारखंड में सभा करना तो बनता ही है। लेकिन क्या संतोष मांझी सिर्फ एनडीए का हिस्सा बनने के लिए झारखंड आए हैं? तो कदापि नहीं। दरअसल संतोष मांझी की चाहत है कि सूबे झारखंड में उनका विस्तार हो और जिस तरह से बिहार में जीतन राम मांझी की पकड़ या एक जीतन मांझी के चेहरे को अब एक बड़ा दलित चेहरा के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, झारखंड की सियासत में भी उन्हें वही मुकाम हो। लेकिन बड़ा सवाल है, वो मुकाम हासिल कैसे होगा? हासिल इसलिए होना मुश्किल है कि जो आदिवासी या आदिवासियत की पार्टी के रूप में जेएमएम ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है और मिडिल क्लास कहें, अगड़ी जाति कहें, पिछड़ी जातियां कहें, इसके लिए कांग्रेस और भाजपा में एक दूसरे से रेस है। कौन पिछड़ों का बड़ी पार्टी है, कौन अगड़ों की बड़ी पार्टी है और कौन इनका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन एक दलित कम्युनिटी बचती है, तो इसी दलित कम्युनिटी पर हम की नजर है। लेकिन दलित को दलित बनाने के लिए हम की नजर मुझे नजर नहीं आती। दरअसल आप बिहार में बाप की पूरी पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करें और जीतन राम मांझी का बिहार की पॉलिटिक्स में जो उभार हुआ उसे समझने की कोशिश करें। सीएम बनने के पहले तक तो जीतन राम मांझी की पैन बिहार पकड़ नहीं थी, लेकिन सीएम बनने के बाद जीतन राम मांझी ने सफलतापूर्वक अपनी पार्टी को चलाया है और अपने परिजनों को, अब कह सकते हैं परिवारवाद पूरी पार्टी पर हावी है। समधिन विधायक है, बेटी विधायक है, बेटा मंत्री है। ये तमाम चीजें जो अमूमन राजनीतिक पार्टियों में चलती है वहां भी चल रही है। लेकिन एक चाहत जीतन राम मांझी की, संतोष मांझी की है कि भुइयां जाति जिसकी आबादी झारखंड के पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में, चतरा में, ये तमाम जिलों में एक बड़ी आबादी है, उस आबादी को साधा जाए। उस आबादी को साध लिया गया तो बिहार का मुसर, बिहार का भुइयां और झारखंड का जो भुइयां जाति की आबादी है, और भुइयां जाति ही नहीं, झारखंड में बात करें तो क्षत्रिय, खंडित, पाइक, कोटवार, प्रधान, मांझी, देरी, गड़ाही, गहरी, इस सभी को भुइयां जाति का ही हिस्सा माना जाता है। और यदि उस तरह देखें तो जो 3 लाख की आबादी हम भुइयां जाति की कर रहे हैं वो बढ़ते बढ़ते 6 से 7 लाख पहुंच जाएगी। और झारखंड में कई ऐसे राजघराने हैं जिनका संबंध भुइयां जाति से जोड़ा जाता है। भुइयां जाति का दावा रहा है कि तमाम राजघराने, चाहे भावनात्मक का राजघराना हो, हजारीबाग का राजघराना हो, ये भुइयां जाति के अतीत का हिस्सा रहा है। भुइयां जाति उससे जुड़ा रहा है। हालांकि अब राजघराने के लोग भुइयां जाति से अपने आप को संबद्ध नहीं बताते, लेकिन झारखंड और झारखंड के इतिहास में भुइयां जाति का अपनी भूमिका रही है। मौजूदा दौर में कहिए तो प्रभात भुइयां, मनोज भुइयां, और इसके पहले के दौर की बात कीजिए तो जेएमएम में दुलार भुइयां एक बड़ा चेहरा होते थे। बावजूद इसके झारखंड में कोई जीतन राम मांझी पैदा नहीं हुआ और यही अब हम की चाहत है। यदि भुइयां जाति के अतीत को समझने की कोशिश करें, बिल्कुल स्वदेशी जाति है। जिस तरह से आप बात करते हैं कि संथाल, मुंडा, उरांव और दूसरे जो आदिवासी जातियां हैं, झारखंड का खाटी नागरिक है या देश का खाटी नागरिक है, ठीक यही बात भुइयां जाति के बारे में भी लागू होती है। वे भी प्रकृति पूजक हैं, वे भी तुलसी देवता की पूजा करते हैं, वे भी सरहुल में मांडर बजाते हैं, वे भी कर्मा में नाचते गाते हैं, वे भी प्रकृति की आराधना करते हैं। और अब जब आप जीतन राम मांझी को एक कहते सुनते हैं कि हम तो हिंदू नहीं, तो उसके पीछे भुइयां जाति का यही इतिहास रहा है। भुइयां जाति के पूरे कालखंड को समझने की कोशिश करें तो वे आदिवासी हैं और आदिवासी होने की पात्रता को
पूरी तरह पूरा करते हैं। आप हजारीबाग का गजेटियर पढ़िए, रांची का गजेटियर पढ़िए और दूसरे तमाम डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर पढ़िए जो ब्रिटिश जमाने में प्रकाशित हुआ, उससे इस बात का अंदाजा मिलेगा भूया जाति, मुसहर जाति, यहाँ के दूसरे जो उनकी उप जातियां हैं, कोटवार, घटवार, ये तमाम जातियां किस रूप में आदिवासी होने का पात्रता रखते हैं। बावजूद इसके वे एससी समुदाय यानी दलित जाति का हिस्सा है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि हम की ओर से कहीं ना कहीं अब भूया जाति को एकजुट करते हुए, एकवध करते हुए एसटी स्टेटस की मांग पर विचार किया जाएगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। यानी वो भूया जाति, वो मुसहर जाति जो बिहार में महादलित के वर्ग में है, उसी महादलित को झारखंड में आदिवासी दर्जे में स्थान दिलाने के लिए हम अपनी रणनीति तैयार कर रही है। और यही कारण है कि संतोष मांझी कह रहे हैं कि ये जो आदिवासी हैं वे समाज के पिछड़े हुए हैं। अब इशारों में इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़ा है। हमारी कोशिश 5 वर्षों में, 10 वर्षों में यहां संगठन को तैयार करने की होगी और एक बार संगठन मजबूत हो गया तब इन जातियों की आवाज, राजनीतिक सामाजिक भागीदारी की आवाज उठाई जाएगी। भूया जाति का जिक्र किया तो मुझे क्योंझर की कहानी याद आई। क्योंझर के सटे हुए जो सामंत हैं, जो जागीरदार हैं, यदि वहां के इतिहास को टटोलने की कोशिश करें तो एक अजूबा चीज समझ में आएगा। वहां राजा को तिलक कोई ब्राह्मण नहीं, भूया जाति के लोग लगाते हैं। और यदि कोई राजा अपने पदचिन्ह से भ्रष्ट हो गया, जनता का शोषण करने लगा, तो उसे हटाने का अधिकार भी भूया जाति के पास होता था। तो भूया जाति का गौरवपूर्ण इतिहास यह सच है कि झारखंड में वह एसटी दर्जे में शामिल नहीं है, बिहार में भी शामिल नहीं है। और आज से 4 दशक पहले तक चल जाएं, जब कर्मा पूजा होता था, सरहुल होता था, तो इसी भूया जाति के तमाम जो गांव हैं वहां 15-15 दिन तक मांदर का नृत्य होता था। अब वो तो नृत्य नहीं रहा और अब तो उनका भी एक धार्मिक रूपांतरण होता नजर आ रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी इस पीड़ा को बार बार व्यक्त करते रहे हैं। फिलहाल आप संतोष मांझी को सुनिए और उनकी पूरी प्लानिंग को सुनिए, कैसे आने वाली 5 से 10 वर्षों में इस झारखंड में भी आपको जीतन राम मांझी का जलवा देखने को मिलेगा। जीतन राम मांझी का जलवा कहने का मतलब है हम पार्टी का जलवा, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस मुकाम, उम्र के जिस मुकाम पे खड़े हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे, पर जो अब तो हम का भविष्य संतोष मांझी ही है। तो संतोष मांझी को सुनिए वे क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आज राज्य परिषद की बैठक हुई। राज्य परिषद की बैठक में हमारे जो सभी जिलों के जिला अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड अध्यक्ष होते हैं और भी जो महत्वपूर्ण उनके कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। राज्य परिषद एक तरह से असेंबली है जहाँ के कुछ मुद्दों पर बात की जाती है, कुछ प्रस्ताव आते हैं। तो आज पहली बैठक है और हम समझते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चर्चा हुई है। आने वाला आज से कल तक आपको नए प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होगी, पुराने कमेटी भी बनेगी। तो एक तरह से आदेश लिया गया है आज राज्य परिषद में कि हम नई कमेटी का कैसे विस्तार करें, कैसे नए प्रदेश अध्यक्ष और कैसे मजबूत करें संगठन को, कैसे गांव पर हम गांव स्तर पर जाके, वार्ड स्तर पर जा कर के पार्टी को मजबूत करें, कैसे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। इन मुद्दों का आज प्रस्ताव लिया गया है और आने वाला समय फिर हम लोग आएंगे, कार्यकारिणी करेंगे और विभिन्न कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। देखिए, हमारी जो पार्टी है गरीबों के उत्थान के लिए बनी है। हम गरीब पार्टी, जैसा कि जीतन राम मांझी जी उस समाज से आते हैं बिहार में जिसको भूया मुसहर समाज कहता है, और एक बंधुआ मजदूर के बेटा होकर के बिहार के मुख्यमंत्री की चेयर पर भी बैठे हैं। हम उन गरीबों के लिए, खास करके झारखंड में जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो आज भी गरीब हैं और जंगलों में रहते हैं, चाहे बहुत पिछड़े हैं, उन लोगों के अंदर जो राजनीतिक भावना है कम है। राजनीतिक में जो अधिकार होने चाहिए वो उनके पास उतने नहीं है लेने के लिए। हम उनको प्रेरित करेंगे, उनको आगे आने की कोशिश करेंगे। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं।
और शुरुआत में तो सबसे बड़ा होता है जागरूकता फैलाना, कैसे उनको जागरूक करें, कैसे उनको ये समझाने की कोशिश करें कि आप भी इस राज्य के वोटर हो, आपको भी उतना ही अधिकार है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है उन गरीबों को जागरूक करना, उन गरीबों को आगे लाना, उन गरीबों को मंच देना, उन गरीबों को आगे ला करके नेतृत्व देना, ये हमारा मुद्दा है। और हम धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। उसके बाद फिर जनहित की समस्याएं आती है, जो लोकहित की समस्याएं आती है, जो सरकार से जुड़ी समस्याएं हैं, पक्ष है विपक्ष है, वो तो बाद में आता है। हम एकदम शुरुआत से आना चाहते हैं। हमें 2-4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन हमने आज शुरुआत की है, पार्टी का विस्तार किया है। तो हम चाहते हैं कि जन जन तक जाएं और उन गरीबों की आवाज़ बने। देखिए, सबसे बड़ा संगठन होता है और संगठन की ताकत को आप भी समझते हैं। और कोई भी दल हो, आपका भी, आप जिस भी चैनल से, चाहे जिस भी चीज़ से नेतृत्व करते हैं, आप यहाँ के एक हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आपके अनेक होंगे और आपके ज़िला में भी होंगे। उसी तरह से हमारे कार्यकर्ता, आज हमने राज्य स्तर पर शुरुआत की है, हम आने वाला समय में जिला स्तर पर शुरुआत करेंगे। ऐसे कर करके हम गांव में जाएंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे। तो ये तो क्रोनोलॉजी है और ये निश्चित तौर पर ये नेटवर्किंग क्रोनोलॉजी, और धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे तो उन गरीब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको इंड यूज़र कहते हैं। तो समय लगेगा, लेकिन जो प्रक्रिया आप अपनाते हैं वही प्रक्रिया हम भी अपना के वहाँ तक पहुँचेंगे। क्योंकि आपको भी जो किसी गांव में, झारखंड के किसी गांव में जो जंगल में है, वहाँ कोई घटना होती है, लेकिन आपके पास खबर होती है, क्योंकि आपका नेटवर्क मजबूत है। तो निश्चित तौर पर हम पार्टी भी उतना ही मजबूत होगा कि आपके नेटवर्क से पहले हमारा नेटवर्क बोले कि वहाँ कुछ कर। देखिए, हम अभी शुरुआत किया है, हम संघर्ष करेंगे, हम मजबूत अपने आप को बनाएंगे, संगठन स्तर पर मजबूत। मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि कोई राजनीति हो, कोई तरह का MU होता है, कोई तरह का जब एक दूसरे से गठबंधन होता है, तो एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। हम कुछ देते हैं, हम उनको उनसे लेते हैं। हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, संगठन का इतना विस्तार करेंगे, और जब हम उस लायक होंगे तो निश्चित तौर पर उस पर भी बात करेंगे। NDA फोल्ड में बिहार में है, हम उस लायक हो जाएंगे, अपने आप को उतना मजबूत कर देंगे। हमारे पास हमारे साथी उस लायक परिपक्व हो जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी लोगों को लगेगा तो निश्चित तौर पर उस समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे, NDA फोल्डर से भी बात करेंगे, और हम अपनी मजबूती को गरीबों के कल्याण के लिए निश्चित तौर पर बात करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।